हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ़ आई टॉक अबाउट सीबीएसई तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 स्टैंडर्ड तक सारे ही क्लासेस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज कवरेज होता है आपके हर एक टॉपिक का सिलेबस से। वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासेस फॉर डिफरेंट बोर्ड्स एज वेल। सिर्फ सीबीएसई नहीं, और भी स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है। ई बुक्स और ई नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख चुके हैं और एमसीक्यूज भी कर चुके हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के। और बहुत सारी चीज़ों को हमने बार बार रिकॉल किया, रिवीजन भी काफ़ी हो गया। लेकिन अब हमारी बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना थोड़े ट्रिकी होते हैं, कई बार डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताना है कि आप उससे एग्री करते हो नहीं एग्री करते, आपको कॉज बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी आपको ये वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भाई कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, स्कैरसिटी के बारे में पढ़ा है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है, पीपीएफ के बारे में पढ़ा है, हमने मैक्रो माइक्रो के बारे में पढ़ा है, हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो ऐसे अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स हैं जो हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। आप उसी में से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइसेस, कमेंट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस ना थोड़े ट्रिकी होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको आंसर आता है लेकिन क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। तो अब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कहानी कहाँ से शुरू करें, है ना। आप बोलते हैं कि मैम बस एक वर्ड बता दो, बाकी तो पूरा हम लिख लेंगे, पर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो अब क्या लिखेंगे, है ना। इसलिए क्वेश्चंस को कैसे हमें समझना है और कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइसेस, ओके। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्केयर्स का मतलब यानी लिमिटेड, यानी कोई चीज़ रेयर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिस चीज़ की कमी हो, जैसे कि पेट्रोल एक लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्सेज है, तो उसका प्राइस ज़्यादा है ना। तो हम एक तरीके से उस एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्यों मैंने बोला है कि इकोनॉमिक्स में भले ही आपको कॉन्सेप्ट रटा ना हो, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके सारे क्वेश्चंस एक तरीके से सॉल्व हो सकते हैं और एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो ठीक है, इसका आंसर है कि बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मैंने सिर्फ पेट्रोल को दिमाग में रखा कि हाँ, पेट्रोल एक स्केयर रिसोर्स है, कमी है उसकी, इसलिए भाई हमें 1 लीटर के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है ना। अराउंड हम लोग 105 रुपीज़ प्लस दे रहे हैं फॉर पेट्रोल पर लीटर। तो दिखाता है कि अब स्केयर रिसोर्सेज है, वो महंगा है हमारे लिए, है ना। इसलिए कहीं भी अगर दूर जाना होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है भाई पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, हाफ एंड हाफ करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेट्रोल को जितना हो सके बचा पाएँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है और डेली बेसिस पे अगर हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट करने लगे उस चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है। तो अराउंड महीने की अगर देखा जाए तो 5 to 6,000 अगर आपके पेट्रोल में जा रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये खर्चा हो रहा है आपका। तो इससे पता चलता है कि वो रिसोर्सेज स्केयर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्राइजी है, ठीक है। स्केयर्स बोल रहे हैं हम, स्केरी वाला स्केयर नहीं है, ये स्केयर्स है मतलब लिमिटेड है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कमेंट क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट स्केयर्स इन द इकोनॉमी, सारे रिसोर्सेज ही लिमिटेड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, ठीक है, जो हवा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, इज अबंडेंट इन रिलेशन टू वांट्स, है ठीक ठाक है, अभी ऐसी कोई उसकी किल्लत नहीं हुई, ऐसी कोई स्केरसिटी नहीं हुई है एयर की। सच गुड्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट,
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसके लिए, सांस लेने के लिए हमको ऐसे पैसा नहीं दे रहे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर स्केयर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स, स्केयर मतलब लिमिटेड है, शॉर्टेज है किसके, वांट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग कंपेयर किससे कर रहे हैं, वांट्स से। वांट्स यानी डिमांड्स क्या है, जो डिमांड है लोगों की उसके कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उसको मैं स्टडी कर रही हूँ। सो फॉर एग्जांपल पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारे स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, कमी है, इसलिए बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। एंड दीज गुड्स कमांड प्राइस एंड आर ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक गुड्स। सो इट इज़ राइटली सेड दैट ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइजेस, यानी महंगाई उसी की होगी जो चीज़ की कमी होगी। आपने देखा कभी अनियन का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, भाई डिमांड इतनी ज़्यादा है, सबको चाहिए अनियन, लेकिन वो है इतना सा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसकी शॉर्टेज रखी है, तो इसलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी कोई चीज़ की अगर लिमिटेशन हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की इन रिलेशन टू द डिमांड, तो हमारा प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा हो रही है ना उस चीज़ की, इसलिए तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा क्योंकि उसकी शॉर्टेज होने लगती है मार्केट में। समझ आया? अब देखते हैं व्हाट डज द स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट। देखो पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या मैं बोल सकती हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, बहुत सारे नाम से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही वर्ड ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया, पीपीसी हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है ना, जो डिफरेंट और भी जो शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं इसके, उनको आप एक बार ज़रूर जब भी आपका एग्जामिनेशन हो एक बार देख के जरूर जाना। कई बार एमसीक्यू में भूले बिसरे आ गए तो बिल्कुल ये मत सोचना कि कहाँ से आ गई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज आप कर लेना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीपीएफ पीपीसी की। तो आपको मैंने इतनी बार इस चीज़ को इतनी बार मैंने वीडियो में बोला है कि स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है ना। अब मुझे पता है कि मैंने फेस किया है सिचुएशन कि स्टूडेंट्स को स्केड्यूल बनाने में या शेड्यूल बनाने में बहुत दिक्कत जा रही है। आप लोग को भी दिक्कत जा रही है क्या? तो एक बार मैं आपको ट्रिक बताऊँ, देखो समझा मैं ऑलरेडी चुकी हूँ कि उसका शेड्यूल बनता कैसे है और क्यों बनता है, लेकिन एक ट्रिक है जिससे 2 मिनट के अंदर ही शेड्यूल बन पाएगा। तो मैं बता रही हूँ, उसमें कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, बस याद करने का एक तरीका, एक निमोनिक टेक्निक, एक मेमोरी की टेक्निक है जिससे तुरंत वो मेरा 2 मिनट में वो बन जाएगा और मैं फिर अपना आंसर को कर पाऊंगी। क्या मैं उसको एक बार आपको बना के दिखाऊं क्या? चलो, तो सबसे पहले आप लिखोगे अपनी पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हो गई, ठीक है, ऐसा टाइप का हम ग्राफ बना रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आप लिखोगे अपनी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, समझ जाएंगे ना, मैंने पूरा नहीं लिखा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे कि हमने गन और बटर का लिया था तो वही हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जिससे हमने पढ़ा उसी से हम पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने लिया बटर, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC, और फिर हम निकालते हैं MRT। इतना तो हम कर चुके थे, ठीक है। फिर आप लिखो यहाँ पे, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं हम ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो रेड ले लिया। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, याद रखना, A B C D E F G, ठीक है। फिर ये आप ऐसे लाइन बना दो, पूरा यहाँ तक खींच दो, ठीक है। मेरे साथ बनाना है आपको ये पूरा स्केड्यूल, ठीक है, देखना 2 मिनट के अंदर बनेगा। ये आपने बनाया, प्लस अब हमें सीधे से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब शुरू होता है मेन शुरू इसका खेल, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, बटर होता है 0, पहले तो इसको मार्क कर दो, ये दोनों अभी उसमें कुछ असर नहीं दिखने वाला। अरे कलर चेंज नहीं हुआ क्या, देखो, ठीक है। तो ये दोनों आपका कांस्टेंट, अभी तो बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे पहले लेवल पे, ए वाले कॉम्बिनेशन पे। बटर क्या होता है, 0 तो शुरू होता है, तो लिख दो यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। MOC भी हमने देखा था, इंक्रीज हो रहा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेन कितना हो रहा था, 1 से ही गेन हो रहा था, तो अगेन ये भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। MRT भी MOC का रेशियो ही होता है। MRT क्या होता है, इट इज़ बेसिकली चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया, तो हमने देखा था भाई MOC इंक्रीजिंग है 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गन और बटर का कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं। सेक्रीफाइस हमने किसको किया है, गन को, तो यहाँ पे आप जी लिख देना, इस टू लिख दो क्योंकि रेशो है, और ये तो 1 1 1 1 ही था क्योंकि गेन हमें कितना हुआ है, एक ही गेन हुआ है, ज़्यादा हमें गेन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, आधा आपका ये बन गया। अब ये वाला पार्ट रहेगा क्योंकि ये वाली पार्ट्स डिफिकल्ट रहता है, इसको पूरा ऐड करो। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया आपका 10, 10 + आपका 11 हो गया 21, 21 आप यहाँ पुट कर दो वैल्यू। 21 में से एक बार को 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 20 वैल्यू। 20 से 2 माइनस किया 18, 18 से 3 15, 15 से 4 माइनस किया तो 11, 11 से 5 माइनस किया मेरा 6, और अगर मैंने 6 से माइनस किया अपना ये अमाउंट तो आ गया 0। तो ये पूरा है का पूरा मैंने स्केड्यूल बना दिया, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 याद रखना है बस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1। इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे इसका 20 यहाँ पे लिखना नहीं है, हाँ 21 यहाँ लिखना है, और फिर आप ये थोड़ा सा प्लस माइनस किया और ये पूरा बन गया। उसके बाद अपने ग्राफ बना लो, प्लॉट कर दो, इस तरीके का आपका ग्राफ बन के आ जाएगा। तो 2 मिनट में ही आपका बन जाएगा, बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए। हाँ, ये कैसे वैल्यूज़ निकली हैं ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ इसको रट लिया। कैसे वैल्यूज़ निकल रही हैं इसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, पूरा आई थिंक 40 to 45 मिनट्स का वो पूरा लॉन्ग वीडियो है, उसमें पीपीएफ का सब कवर किया है मैंने। उसको मैंने ब्रेक इसलिए नहीं किया ताकि एक फ्लो में आपका चले। ठीक है, उसमें हमने शिफ्ट ही पढ़ा, रोटेशन भी पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्केड्यूल कैसे बनाना है, डायग्राम, अजम्पशंस, एवरीथिंग A to Z। ठीक है, एक वीडियो में पूरा हमने उसको कवर करने की कोशिश करी है, एवरीथिंग इज देयर, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्केड्यूल बन गया। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना। ठीक है, आगे समझ में, क्लियर कर दूँ, आ गया समझ में? सभी ने बनाया अपनी कॉपीज़ में, किस किस ने बनाया, ईजी लगा कि नहीं लगा, एक बार ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट्स। सबसे पहले अब तक तो भाई इसको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि पीपीएफ कैसे बनता है। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y, 2 हमारे रहते हैं स्लोप। पीपीएफ क्यों डाउनवर्ड रहता है? पहला तो रहता है स्लोप क्या रहता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जो सेकंड हमारा रहता है वो रहता है कॉनकेव। कॉनकेव क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ हमारा जो एमआरटी है वो हमारा इंक्रीजिंग है, या मैं बोल सकती हूँ तेरा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है। अब तुम्हें पता है जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अंदर की जो 3-4 लाइनें हैं उसी को एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं। लेकिन दिमाग में जैसे ही मैंने देखा कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, ये 2 मुझे आना चाहिए कि डाउनवर्ड है, क्यों डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज जो मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ या टेक्नोलॉजी में जो एम्प्लॉय कर रही हूँ दोनों गुड्स में, वो दोनों ही गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल गिरता है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है, लेफ्ट टू राइट। कॉनकेव टू द ओरिजिन है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है ना। गुफा, गुफा ऐसे बनती है, मैंने बताया था गुफा ऐसे बनती है, इसलिए कॉनकेव टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। क्योंकि एमआरटी यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका होता है वैल्यू डेल्टा सेक्रीफाइस डेल्टा गेन, दैट इज चेंज इन सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन, जो है हमेशा इंक्रीज होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक गुड का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो इंक्रीज होता है, इसलिए कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, समझ आया? अब इसको लिखना कैसे? सबसे पहले पीपीएफ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव शेप्ड कर्व। ठीक है, फिर आप पहला पॉइंट उसमें लिखो दैट पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड the shows the maximum possible combination of 2 goods with available resources and technology. Producing more of one good requires, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो मेंशन होनी चाहिए आपके आंसर में। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप एक गुड को ज़्यादा बनाओगे तो एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने देखा था अगर मुझे बटर ज़्यादा बनाना है तो मुझे गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिंग अ डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर के 2 का सेकंड पार्ट पे आते हैं कि पीपीएफ कॉनकेव होता है, केव होता है, इसे याद रखना। ठीक है, कॉनकेव इसका मतलब होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एमआरटी भी बोलते हैं, इंक्रीज होता है बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर यूनिट।
जो मैंने अंडरलाइन किया है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको अपने आंसर में बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मतलब इस पॉइंट के अंदर ये वाला लाइन लिखी होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको पूरा वो आंसर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिखना है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ग्राफ बनाना है आपको इस तरीके से, जितनी बार आप ग्राफ्स बनाओगे एक तो आपको याद होने लगेगा, आप जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीज़ों को समझाते हो, एग्जाम्पल से समझाते हो, इकोनॉमिक्स में मार्क्स उतने अच्छे आते हैं। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, इसलिए जितना हो सके ना एग्जाम्पल्स लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, शेड्यूल्स को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे याद रखना है वो मैं बताने को रेडी हूँ, और भी ट्रिक्स लेके आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी या डिफिकल्ट भी लगती तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं उसमें इम्प्रूव करके नई चीज़ें लेके आऊँगी, क्योंकि अगर इफ़ यू विल स्कोर वेल तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया। तो दैट इज़ वाई आई एम रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट। बट आपको रेगुलर रहना है, अपना फीडबैक प्रोवाइड करना है, बाकी की मेहनत मेरी है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, और आपकी मेहनत ये है कि आपको रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करना है, चीज़ों को समझना है, और नहीं समझ में आए तो इट इज़ योर राइट टू आस्क कि मैम ये समझ नहीं आया, प्लीज़ समझाइए, ठीक है। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि जो चैप्टर मैं समझा रही हूँ उसको फिर मैं एमसीक्यू में भी समझा रही हूँ, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बार बार टॉपिक को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स इजी नहीं है, मैं जानती हूँ, और ये टॉपिक ऐसा है या सब्जेक्ट ऐसा है, अगर समझ आ गया तो इसमें बहुत अच्छे से स्कोर करते हो, लेकिन अगर नहीं समझ आता है ना तो इसमें काफ़ी बच्चे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, है ना। और मैं नहीं चाहती कि आप इसमें डिफ़िकल्टी फेस करो, आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट हो, ऐसा सब्जेक्ट हो कि आपको अच्छा लगे पढ़ के, ठीक है। इसलिए हम उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना बस फीडबैक मुझे प्रोवाइड करिए, ठीक है। समझ आया कि वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव, और आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हर वक्त करना है, और आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन बट नॉट इनसाइड अ पीपीसी, ऐसा कुछ है क्या? ये क्वेश्चन आपके कौन से नंबर पार्ट से आप मुझे बताइए। हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, अटेनेबल, अनअटेनेबल, और बिल्कुल आसमान वाला टाटा बाय बाय। कुछ याद आ रहा है कि पीपीसी के अंदर आप कर रहे हो, मतलब आपने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं किया, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ नहीं किया, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप पीपीसी के ऊपर काम कर रहे हो मतलब आपने बैंग ऑन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर उसके आगे का सोच रहे हो तो मतलब भैया आप हवा में हो, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ, ये वो अचीव करना भी आपके लिए मुश्किल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ रिफ्यूटेड, हम मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एन इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपी ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर fully and efficiently utilized. It means if there is an unemployment or inefficiency use of resources, then the economy may operate inside the PPC. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले केस में क्या हो रहा है, हम इनसाइड द PPC हैं, हम अपना ढंग से काम नहीं कर रहे, हमें और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है ताकि हम ऑन द लाइन आ पाएँ, और लाइन के बाहर तो बिल्कुल अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, आगे जाके जब आप में इम्प्रूवमेंट हो तो अभी आप वो अचीव कर पाओ। लेकिन फ़िलहाल अभी आपका टारगेट ये है कि आप ये पे आओ, उसके बाद आप सोचो कि मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है। तो ये वाला इनसाइड द पीपीसी क्या होता है, अनअटेनेबल। तो अगर आपको जैसे कि ये आया क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इसमें बना हुआ है, मैम इसमें तो बहुत अच्छे से बना हुआ है, हमसे नहीं बनता। अरे कैसे नहीं बनेगा, देखो सिंपल से बनाना है, एक पीपीसी ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा x, इतना बना लेंगे, ठीक है। और ये बना लिया, अब इसमें एक ऐसे लिख दो, एक पॉइंट यहाँ लिख दो, एक b बना दो यहाँ, और एक यहाँ बना दो c, ऐसे कर दो। फिर आप लिख दो, है ना, ऐसे एग्जाम में कि पॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट, ठीक है। आप लिख दो अटेनेबल, पॉइंट बी लिख दो इनएफिशिएंट, पॉइंट सी लिख दो अनअटेनेबल। ऐसे लिख दो बस, डन, कोई दिक्कत? चलो समझ आया, इजी लगा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे लिखना है। डन, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और क्यों आता है,
क्यों आता है भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम? वही कहानी फिर से आ गई, स्केर्सिटी है। क्या है? स्केर्सिटी है। किसकी? किसकी है स्केर्सिटी? मुझे बता सकते हैं? क्यों इतना रोना गाना मचा रखा है हमने? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या है? ऑल्टरनेट यूजेस। और ऑल्टरनेट यूज के साथ क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। जो वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड। तो बात यहाँ पे हो रही है रिसोर्सेज हमारे स्केर्सिटी है मतलब लिमिटेड हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो यही तीन एक तरीके से हमारी मेजर एक इशू बन के रह गया है हमारा, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चूज़ करना पड़ेगा आपको भाई, है ना। कॉम्बिनेशंस और पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने गिवन है, आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है। इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिट रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। ये पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए, 2-3 बार लिखो, याद होना चाहिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। आपको बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। सो द 3 मेन रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने बात करी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, ये सब स्केयर्स हैं। आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। स्केर्सिटी का क्या है? जब सप्लाई कम है इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से कभी ख़त्म नहीं होती, ये चाहिए, ये मिल गया तो और अच्छा चाहिए, है ना। तो इंसान का थोड़ा है ये फितरत कि उसको अच्छे से अच्छा चाहिए, वो कभी भी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है कि ये ठीक है, करना चाहिए। इसलिए हमने काफ़ी एक्सप्लॉइट भी कर दिया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को, बिकॉज वो हमारा एक ना एक तरीके से हमें ग्रीड है, एक तरीके से और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो रिसोर्सेज हमारे वैसे ही लिमिटेड हैं और तुम ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। एक तो वैसी चीज़ की कमी है और वो यूज़ भी हज़ार चीज़ों के लिए हो रही है। अब भाई कैसे बांटें, कैसे क्या करें, यही माता पच्ची जो है पूरी, वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल्टरनेट यूजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया मिल्क हो गया, अलग अलग जगह यूज़ होता है, पेट्रोल हो गया, ये सारी क्या चीज़ें? रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस। यानी ऑल्टरनेट यूजेस मतलब और भी जगह यूज़ होता है, सिर्फ एक ही जगह यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके ना थोड़े स्कीम्स रिलेटेड, पीपीएफ से रिलेटेड आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर ना पढ़ के ही बच्चे छोड़ देते हैं आप लोग, तो वो करना ही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसको छोड़ कैसे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन इंडिया मिशन ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑन द इकोनॉमी एंड वाई। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि हमेशा ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलने वाले। कई बार आपको अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, कई बार घूम के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम्हें भी थोड़ा घूमना पड़ेगा और अपने दिमाग को चला के क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली आंसर नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें बता रहा है कि देखो हमने बोला शिफ्ट होगा या रोटेशन होगा, ठीक है। शिफ्ट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि पीपीएफ कर पे क्या असर होगा। शिफ्ट होना क्या होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट 2 तरीके से होगा, ठीक है। या तो शिफ्ट हो सकता है या तो हो सकता है आपका रोटेशन। अब आपको फिगर आउट करना है कि रोटेशन होने वाला है कि शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इकोनॉमी बाय। चलो देखो, अगर क्लीन इंडिया मिशन की बात करूँ या स्वच्छ भारत की मिशन करूँ, अगर चीज़ें साफ रहेंगी, सुथरी रहेंगी, तो हम बीमार कम पड़ेंगे। सब चीज़ें क्लीन रहेंगी, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, यू विल फील गुड, डिजीजेस वगैरह नहीं रहेंगे, तो एक तरीके से आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेबर आपका बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज़ जो होगी वो होने वाला है हमारा इंक्रीज। सो क्लीननेस रिड्यूसेस चांसेस ऑफ पीपल फॉलिंग इल एंड दिस कैन इंश्योर बेटर हेल्थ एंड दिस इन टर्न विल रिड्यूस फोर्स एब्सेसिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एब्सेंट होना,
है ना, बिल्कुल भी आप एक तरीके से ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हो, भले आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड एट योर वर्क, लेकिन आप बार बार छुट्टी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू गिर जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में भी, और एक वैल्यूएबल असेट नहीं है फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर फॉलोइंग सिक, है ना, एवरी नाउ एंड देन, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। Raise efficiency level and thus raise country's production potential, rise in the potential shift PPC curve to the right। तो मतलब क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज दोनों ही गुड्स के लिए बढ़ जाएंगे, है ना, तो हमारा जो पीपीसी है वो अब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, दोनों ही गुड्स के लिए बढ़ेगा। ऐसा कर्व भी आप बना सकते हो आंसर्स में, विल गिव यू बेटर मार्क्स एंड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। Question number 6. What will likely to be the impact of large-scale outflow of foreign capital of production possibility curve of economy and why? यहाँ पे अगेन हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, या तो शिफ्ट होगा या तो रोटेशन होगा, रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको हम फिगर आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि लार्ज स्केल आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन कैपिटल का। फॉरेन कैपिटल अगेन फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री से जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि नुकसान की बात है, रिडक्शन की बात है, नुकसान की बात है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने वाला है ना, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक तरीके से सैड न्यूज़ होने वाली है। तो लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम द इकोनॉमी विल रिड्यूस द रिसोर्स एंड दस प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कर्व विल फॉल इन प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास what is likely to be the impact of Make in India campaign, the foreign investors by the Prime Minister of India on production possibility frontier of India। हम यहाँ पे अगेन एक और स्कीम्स की बात कर रहे हैं, आपसे जो रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि पीपीसी में कैसा शिफ्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर अगेन जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान का पढ़ा था वैसा ही है कि इसमें भी शिफ्ट आएगा, राइट पर शिफ्ट आएगा। That Make in India appeal signifies invitation to foreign producers to produce in India। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर्स इंडिया में प्रोड्यूस करें, लोग भी बाहर में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक तरीके से हमारा रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो ये हमारा शिफ्ट होने वाला है राइट वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, marginal rate of transformation using a production possibility schedule based on the assumptions that no resources is equally efficient in production of all goods। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमओसी और एमआरटी की, तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करके देखिए कि एमओसी और एमआरटी का क्या फॉर्मूला था, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, एक बार उसको रिवाइज करके देखिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, जैसे मैंने आपको सारे स्केड्यूल्स और ग्राफ्स कराए हैं उसमें मैंने बताया है कि दे आर वन ऑन द सेम थिंग, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर डिफरेंस क्या है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ये फिगर आउट करते हैं कि कितना सैक्रिफाइस किया है, जब उसी का मैं रेशियो फॉर्मेट में लिखती हूँ, है ना, जब हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं सैक्रिफाइस अपॉन गेन, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। ठीक है, ये डेल्टा का साइन क्या होता है, एक तरीके से चेंज, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। जस्ट इन केस कोई न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हो और उसको नहीं पता कि भाई इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज बेसिकली द चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। तो अब हमने पढ़े थे स्केड्यूल्स के थ्रू, पूरा हमने समझा था, तो शेड्यूल के थ्रू ही हमें ये वाला आंसर भी देना पड़ेगा, है ना, इसलिए आपको शेड्यूल याद होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से अभी पूरा शेड्यूल बनाना तुम लोग को सिखाया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। उसमें सभी को पता है कि हमारा एमओसी क्या रहता है, इंक्रीजिंग, एमआरटी क्या रहता है, इंक्रीजिंग, इसलिए वो क्या होता है भाई, कॉनकेव टू द ओरिजिन रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी तक तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो हमें इसको पहले तो ना किसी स्केड्यूल से समझाना है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन कि यूजिंग अ प्रोडक्शन
पॉसिबिलिटी, स्केड्यूल या शेड्यूल के थ्रू आपको समझाना है, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। ये तो हमारा अजम्पशन है ही, है ना, ये हमारा पीपीसी का अजम्पशन है कि हाँ, गुड्स और टेक्नोलॉजी फिक्स्ड ज़रूर रहते हैं लेकिन ट्रांसफरेबल रहते हैं। ट्रांसफरेबल का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हो ना, टेक्नोलॉजी रिसोर्स, हम अपने प्रोडक्शन सपोज जूट के लिए यूज़ कर रहे हैं और आपके पास एक और फैक्ट्री है, तो आप सेम लेबर को, सेम टेक्नोलॉजी को, सेम कैपिटल लैंड को दूसरी चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ओनली 2 गुड्स हैं, तो हम रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो फिक्स्ड रहती हैं। तो वही यहाँ पे अजम्पशन है और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न भी है हमारा कि हमारा क्यों एमओसी इंक्रीजिंग होता है, क्यों हमारा जो पीपीएफ कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं ना कोई एक काम में अच्छा है या कोई आपके रिसोर्स एक में अच्छा तो वो दूसरे में भी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें एक डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सपोज देयर आर ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी स्केड्यूल ले सकते हो, जो हमने पढ़ा है स्केड्यूल, है ना, जो हमने पूरा स्केड्यूल पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 वाला स्केड्यूल, आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया ताकि आपको लगे बस वही तो नहीं है, वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बहुत सारे स्केड्यूल बना सकते हो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही वाला फॉलो करना है, जो आपको ईजी लगे, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो वाला फॉलो कर लीजिए। ये वाला ही बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस हैं? वी हैव A B C D E, टोटल 5 कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन होता है ना, एकदम एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन हो रहा है कि आप एक गुड्स को पूरा बना रहे हो और एक पे बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे कि इस वाले केस में हमने एक्स कमोडिटी में कुछ प्रोड्यूस नहीं किया और वाई कमोडिटी पूरी बना दी, तो अब समय आ गया है कि हमें एक्स के यूनिट्स बनाने, तो हमें वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके एक्स के यूनिट्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 4, लिख लो, ये लिख लिया आपने। इसका टोटल हमारे पास आ गया 20। अब 20 से 1 माइनस किया, मेरा कितना अमाउंट आ गया? हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट रीचेक। हाँ, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या 1 यूनिट गेन किया, तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? हाउ मच डिड आई सेक्रीफाइस? 2। ठीक है, तो 20 से मैंने 18 पे सेक्रीफाइस किया, लेकिन मैंने गेन कितना किया? मैंने गेन तो भाई सिर्फ एक ही किया, तो यहाँ पे आ गया गेन। याद रखना, इट इज सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे, 18 से मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? मैंने 14 सेक्रीफाइस किया, मतलब मैं 4 पे आई। और यहाँ से कितना भैया गेन हुआ? सिर्फ अगेन 1 गेन हुआ, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगेन मैं यहाँ पे आ रही हूँ कि 14 से भाई मैं 8 पे आ गई। मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? मैंने पूरे 6 कमोडिटीज़ को सेक्रीफाइस किया, लेकिन अगेन मैंने कितना गेन किया? भाई मैं 2 से 3 पे ही आ पाई, तो अगेन 1। फिर ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, मैंने 8 से मैं 0 पे आ गई, मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? मैंने टोटल पूरा 8 सेक्रीफाइस किया और मैं सिर्फ 1 ही गेन कर पाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा गेनिंग रेशियो है वो कम है और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो सेक्रीफाइस देखो आप कितना कर रहे हैं, 2 4 6 8, कितना हम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर गेन कितना हो रहा है? 1 1 1। तो इससे पता चलता है कि वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। उसी को हम एमओसी कहते हैं, उसी को हम एमआरटी कहते हैं। समझ आया आपको ये वाला? इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी सब। सभी ने लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, ग्रेट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the quantity of one good foregone to obtain more quantity of the other good. For example, when we consume 2 combinations or combinations A to B, the economy foregone 2 units of Y to obtain 1 more unit. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमें 2 सैक्रिफाइस करने पड़े तब जाके हमारा 1 बना, है ना, तो उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एमआरटी का मतलब आपको ये लिखना है ज़रूर पेपर में। आपको देखो जितना हो सके ना एग्जाम्पल्स लिखो, जितना हो सके स्केड्यूल्स बनाओ, ग्राफ बनाओ, इससे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और साथ ही में टीचर को ये लगता है कि नहीं भैया बच्चे के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लिस्टर क्लियर हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं दैट एमआरटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर क्वांटिटी। मैंने आपको बोला है कि जब भी मार्जिनल आ रहा है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एडिशनल यूनिट। तो देखो 1 एडिशनल ये यूनिट, एन एडिशनल यूनिट, एन एडिशनल यूनिट की बात करें मतलब एक और एडिशनल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मूव फ्रॉम कॉम्बिनेशन बी टू सी, द एमआरटी इज 4:1। MRT increases as produce more of a good X.
वी नीड टू ट्रांसफर लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज फ्रॉम गुड वाई। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स कमोडिटी है उसको हम गेन कर रहे हैं, लेकिन इतना गेन नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है उससे भाई, हम लोग को वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। भाई कहाँ हम इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे, कहाँ हम इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर पाए, तो उसी के डिफरेंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये वाला स्केड्यूल? ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था वो स्केड्यूल 1 2 3 4 5 6 वाला था, ठीक है। फिर हमने उसका टोटल यहाँ करके लिख दिया था और पूरा ऐसे कर लिया था। ये उस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है, हर बार वो वाला फॉर्मूला नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये वाला भी इजी है आप सभी के लिए, याद रखना है 1 2 3 4 लिख लो। फिर 20 से आपको स्टार्ट करना है, 20 18 14 80 यानी 2 4 6 8 का 2 4 6 8 का पूरा गैप लेके आपको चलना है। समझ आया सभी के? चलो क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक्सप्लेन डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अब बोलोगे मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने, क्या पूछ रहे हो, हमने ना डायमंड पढ़ा, ना हमने वाटर पढ़ा, ना हमने पैराडॉक्स पढ़ा। तो भाई क्वेश्चन कहाँ से आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, और यही सुन के हम इसको छोड़ देते हैं कि भाई इसके तो हमें फ्री के मार्क्स मिलने वाले, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्या होता है, अब आप भूल जाइए कि आप वो वाली क्लास में हैं जिसमें तुमसे डायरेक्टली पूछेंगे चैप्टर में से व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिकॉज आप एक हायर एजुकेशन वाली क्लास में हैं, 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी हायर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हो, क्रिटिकल एनालिसिस हो। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपना सिलेबस, अपना चैप्टर, कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस हर बार पूछे ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल बहुत हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो उसमें वही चीज़ है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो वाले क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कम से कम 3-4 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रख रहे हैं। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर एमसीक्यू कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बार बार? ताकि हर तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल कर पाएँ। अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बल्ले बल्ले हमें तो आता ही है। लेकिन अगर किसी ने घुमा के कुछ पूछ लिया ना, तो आपको आंसू नहीं टपकने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि यार ये क्या पूछ लिया मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है। नहीं, आपको सब पता है, यू हैव वर्कड हार्ड, आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। जितना आप क्वेश्चन को टैकल करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? जिसको भी पैराडॉक्स मतलब पता है ना, उसका मतलब पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। देखो इकोनॉमिक्स की यही वैल्यू है एक तरीके से कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बहुत अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी सिखाएगा, तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पैराडॉक्स का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं टोटली अपोजिट। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्केर्सिटी। हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई डायमंड और वाटर को कंपेयर करके बताओ कि भाई डायमंड इतना महंगा क्यों है, वाटर भी तो एक रिसोर्स है, तो उसका प्राइस इतना कम क्यों रहता है? वो तो 10 रुपये की मिल जाता है, भैया डायमंड थोड़ी ना मिलता है, डायमंड तो कितना महंगा है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम स्केर्सिटी की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा डायमंड और वाटर पूछें, कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रख दें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अब पता होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो आपको एक लाइन में समझाना है। स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर रिसोर्सेज आर स्केयर, द डिमांड्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये पूरा 2 लाइन में पूरा समअप हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब समझाना है लाइक वाटर इज यूजफुल, बहुत ज़रूरी है, येट इट इज़ चीप ड्यू टू इट्स अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि वाटर की फ़िलहाल इतना हमें कमी नहीं है। ऑफकोर्स स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज देयर, कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है कि सबको हो रहा है पानी, तो उसमें अबंडेंस उस केस में बोल रही हूँ। इन्वायरमेंटल केस में हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इकोनॉमिक्स टर्म से बात करें कि हाँ ठीक है वाटर तो फिर भी अभी अवेलेबल है सबको, अभी उसमें इतनी मारा मारी नहीं है। लेकिन वहीं पे बात करें डायमंड, वेरी रेयर वेरी एक्सपेंसिव क्यों रहता है? बिकॉज दे आर सो स्केयर। मतलब स्केयर्स का मतलब होता है, याद रखना कंफ्यूज मत होना, क्या होता है कि स्केयर और स्केयर्स दोनों ही ना कभी बार जब हम बोलते हैं तो सिमिलर साउंड करता है, सेम साउंड करता है, लेकिन एक होता है स्केरी वाला स्केयर और ये स्केयर्स मतलब किसी चीज़ की कमी, तो दोनों में अंतर है, तो उसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सो पीपल आर रेडी टू पे अ हाई प्राइस। और एक वो एक तो लग्जरी आइटम की तरह है, वो बहुत महंगा आता है बिकॉज वो बहुत मुश्किल से पाया जाता है और बहुत कम है, तो उसकी प्राइस वैल्यू बड़ी है। क्यों? कई बार जब होता है, हमने क्या बात करा है कि सप्लाई अगर किसी चीज़ की कम है ना, सप्लाई किसी चीज़ की कम है या किसी चीज़ की शॉर्टेज है,
तो क्या होगा, उसकी डिमांड जब बढ़ेगी ना तो प्राइसेस भी आपके बढ़ेंगे। तो डिमांड रहती है तो इसलिए आपके प्राइसेस उसके यूजुअली हाई रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा स्केर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीजनल वाइज अगर हम देखें वेजिटेबल्स हाई हो जाती हैं, कभी आपने देखा होगा अनियन, ठीक है, लेमन, इन सब पे बहुत चीज़ें होती हैं, सब डेली बेसिस पे हम बात करें, क्योंकि भाई डायमंड वगैरह ये सब तो हमारे बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन लेमन और ये अनियन तो भाई डेली बेसिस पे हमें चाहिए। तो आपने देखा हो कभी कभी अनियन बहुत महंगा हो जाता है तो हम उसका कंजम्पशन कम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जो परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है, तो फिर भी खरीदते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है, जिसके पास हर चीज़ बहुत स्केयर है, पैसा आपके पास कम है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन से, तो आपको चूज़ करना पड़ता है। तो इफ़ यू हैव मनी तो कहीं ना कहीं आपके पास एक हायर एज रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। और लाइफ में तो भैया हमें हर वक्त चॉइस बनानी पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हमें एक चीज़ कोई करनी है तो किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा हाई रहता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे, मेरा सपना है कि यार मैं ये बनूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार होता है जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन हम क्या करते हैं, वी डू अ जॉब, या हम सोचते हैं कि यही कर लेता हूँ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम था आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी लाइफ का, कि ठीक है मुझे ये करना है तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, एक तरीके से आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब जो भी आप इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। होपफुली ये वाला आंसर आपको समझ में आया। डायमंड और वाटर पैराडॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 1 में इतना किया नहीं है, लेकिन कई बार ना पूछ लेता है, ठीक है। आपको एक तरीके से पावर बूस्टर की तरह आप इसको ले लो कि ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सो दे कैन आस्क यू, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ गवर्नमेंट एक तरीके से डिसाइड करती है। वहीं पे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट के फोर्सेस क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मुझे बताना मेरी हैंडराइटिंग तुम लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई एम ट्राइंग हार्ड, है ना, कि आपको सब चीज़ें समझ आए, थोड़ा मैं अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, आपको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। तो कोई भी आपको इशू हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल वेलकम्ड है ना। अगर आप मुझे चीज़ें बता रहे हो कि नहीं मैम हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, आई विल वर्क ऑन इट। तो जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं मार्केट में, तब प्राइस डिटरमाइन होता है। तो वो कब होता है, मार्केट में। लेकिन वहीं पर जब गवर्नमेंट ने एक तरीके से आ जाए, वो थोड़ा आपका डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करेगा, तो वो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी में आता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे क्या रहता है, प्राइवेट ओनरशिप रहती है, इंडिविजुअल ओनरशिप रहती है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे कोई बता सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, LLCE याद रखना है, दीज आर व्हाट, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलेंगे मैम ये क्या हमें इतना ज़्यादा पढ़ा रही हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली याद कर लो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी भी आपको ऐसे याद रहने चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, प्राइसेस एंड वेजेस ऑफन सेट बाय द गवर्नमेंट, किसमें, प्लान्ड इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में क्या रहते हैं, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल रूम फॉर कंज्यूमर चॉइस एंड इनोवेशन। अब देखो ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये सब एक्सपेक्ट मत करो, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर। लेकिन मार्केट जो इकोनॉमी रहती है उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन रहता है, क्योंकि आपके प्राइसेस जो हैं डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। तो आप किस तरीके की डिमांड जनरेट कर रहे हो अपने मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बहुत कॉम्पिटिशन रहता है कि मैं अच्छी पैकेजिंग करूँगा। आपने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, सलमान खान को लूँगा। तो एक तरीके से बहुत कॉम्पिटिशन रहता है एडवर्टाइजिंग में, मतलब हर चीज़ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँचे और कस्टमर उसकी डिमांड हाई करे, ताकि हमारा प्राइस बढ़े और वी अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज कंज्यूमर चॉइस एंड फॉस्टर इनोवेशन, नए नए तरीके लेके आने, इनोवेशन।
एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू देना। तो वी वैल्यू और वी एम्फेसाइज और वी गिव इंपॉर्टेंस ऑन इक्वालिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर। इक्वालिटी पे और कलेक्टिव वेलफेयर पे हम काम करते हैं। वहीं पे मार्केट इकोनॉमी की अगर बात करूँ, रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, इनकम इनइक्वालिटी में अकर। क्योंकि भाई इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि बेसिकली द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग, और बढ़ रहा है। तो उसमें तो प्राइवेट वालों ने साफ बोल दिया भाई हमारा प्रॉफिट मोटिव है, आपको बता दिया हमने प्रॉफिट मोटिव है, तो हम आपको खुला बोल रहे हैं कि भाई वी विल वर्क फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अब तो वैसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जैसे कि CSR आ गया, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें से आपको कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट का वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए देना है। ऐसे कई सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे, लेकिन फिर भी प्राइवेट हमेशा से उनका ओनरशिप जो रहती है इट इज़ मोर टूवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट, मोर कंसर्न जो रहता है प्रॉफिट अर्निंग पर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा रहता है टू वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम्स। हमने सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अगेन सोशल में वर्ड में सोशल आ रहा है, यानी सोशल वेलफेयर। फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिनिमल गवर्नमेंट रेफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा पल्ला भारी रहता है प्राइवेट सेक्टर का, और इधर पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का प्लान्ड इकोनॉमी में। इतना समझ आया? ठीक है, बस इतना याद कर लोगे ना तुम लोग इसमें, इससे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, चलो इसका भी लो जल्दी। कॉपी में लिखना है, बनाने हैं नोट्स, स्क्रीनशॉट लेके रखो, नहीं तो कोई फोल्डर बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से रखो ताकि एग्जाम्स के टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, चलिए, दीज पॉइंट्स हाईलाइट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। What are the three central problems of an economy? ये तो ऑलरेडी मैंने जब स्टार्ट किया ना ये वाला सेशन, सबसे पहले बता दिया था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं भाई? व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ऐसे याद रखना वरना भूल जाओगे। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें और मेंशन करनी पड़ेगी आपको, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, LIT एंड CIT। अब ये वाला मैंने नहीं बनाया, ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है ना, सोचो मैडम ने ये भी बना दिया, नहीं। ठीक है, लेट सिट ऐसे याद रख लो, लेट सिट। तो लेट का मतलब बेसिकली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सिट का मतलब है SIT, जिसका होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर सरप्लस, ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एम्प्लॉय है, लेबर है, तो उस केस में आप ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे आपको लेबर इंटेंसिव यूज़ हो, यानी ज़्यादा आप ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करेंगे। वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव मतलब मोर ऑफ मशीनरीज एंड स्टफ। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपके एंड यूजर्स कौन रहने वाले हैं, कि आपके एंड यूजर्स कौन रहने वाले हैं, एंड कंज्यूमर्स कौन रहने वाले हैं, उसका स्टडी हम करते हैं, उसी का हम डिसीजन लेते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें? चलो एक बार क्विक रिवीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं, ये डिसीजंस उससे रिलेटेड रहते हैं कि पहले तो हमें क्या गुड्स बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। रिफर्स टू द डिसीजन ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोसाइटिकल नीड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे क्या बनाना है। कैसे देखोगे? यहाँ पे लिखा है कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या उसमें प्रॉफिट हमें जनरेट होगा, सोसाइटी के क्या नीड्स हैं, उन सब के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप डिसाइड करोगे। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं जूट इंडस्ट्री में जा रही हूँ, जूट बनाऊंगी। जूट बैग्स बहुत चल रहे हैं, बहुत क्लासी लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और फॉर्मल लुक देते हैं, और जूट का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, सस्टेनेबल मार्केट बढ़ रहा है, तो जूट इंडस्ट्री में मैं एक तरीके से वो प्रोड्यूस करूँगी। ये मैंने तय किया। फिर मैं डिसाइड करूँगी कि भाई कैसे प्रोड्यूस करना है ना, लेकिन उससे पहले इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो पहले मैंने किया जूट, और कितना बनाना है मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे इतना सारा बनाना है, और पूरा अभी मैं इसी पे फोकस करने वाली हूँ। और मैं मेरा फोकस जो रहने वाला है वुड बी कॉलेज गोइंग टीचर्स, स्कूल टीचर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स हु कैरी जूट बैग्स फॉर लंच। तो ये क्या हो गया, हमारा एंड यूजर्स हो गया ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा कि भाई कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है,
और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं जूट इंडस्ट्री में गई, मैंने चूज़ किया कि भाई मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे फोकस करने वाली हूँ या दोनों का कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, फॉर टीचर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने ये डिसाइड कर लिया। समझ आया फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वाला पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ स्टार मार्क क्वेश्चन। ये आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछा जा सकता है दैट कैन पीपीएफ या पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं। पहली बात तो इसका आंसर क्या है, हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है पढ़ते हैं। हमने जब पीपीएफ के बारे में पढ़ा है तो भाई मैम हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉनकेव टू द ओरिजिन है। कॉनकेव टू द ओरिजिन का हमने क्या रीजन देखा था कि मैम इसमें ना एमआरटी हमारा इंक्रीजिंग रहता है, या मैं बोल सकती हूँ एमओसी हमारा इंक्रीजिंग रहता है। तो मैं बोलूँगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा कॉनकेव टू द ओरिजिन रहने वाला है। वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है, एक और पीपीसी बना लो, ठीक है, लेकिन इस बार हम उल्टा बनाएंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कब होगा, जब हमारा जो एमआरटी है ना या एमओसी है दोनों ही डिक्रीजिंग है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है जिस पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। वो कैटेगरी ये कहते हैं कि क्या एमओसी जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तभी होगा जब हमारा एमआरटी या एमओसी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, उसी केस में ये चीज़ होने वाली है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कि कैन पीपी बी स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। देखो कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ यू अज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट। सिंपल, एक लाइन आंसर है। लेकिन इकोनॉमी में यूजुअली हम फॉलो करते हैं पीपीसी की जो तो प्रॉपर्टीज है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, एमआरटी हमारा जो डिक्रीजिंग है और जो मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट, हमारा ऐसे इकोनॉमी में ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी 4 सेक्रीफाइस किया, 4 आपने गेन किया। It is possible only when we assume that all the resources are equally efficient in production of all goods and services। लेकिन हमने तो यही assumption पढ़ा है मैम पीपीसी में कि अगर हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर उस assumption को मैं नहीं कंसीडर करती, उस केस में ही हमारा जो एमआरटी कांस्टेंट हो सकता है और तभी स्ट्रेट लाइन कर्व बन सकता है कुछ इस तरीके से। कब होगा, जब एमआरटी कांस्टेंट है प्लस आपके जो रिसोर्सेज हैं इक्वली एफिशिएंट हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में उसको शिफ्ट करें। ठीक है, अगेन इन ओनली 2 गुड्स। क्लियर हुआ आपको, सारी चीज़ें पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 12 की एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। कैसे लगे क्वेश्चंस, समझ आए? कौन कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, कौन कौन से क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो रहे थे, लिखने का तरीका समझ आया, कैसे लिखना है, पूरा का पूरा फीडबैक आपको मुझे देना है। ठीक है, होपफुली सारी चीज़ें समझ आई हो, अच्छा लगा हो। तो वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें आपने समझी हो, किस तरीके से आंसर करना है। मैंने कोशिश करी थी कि एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाए चैप्टर का, तो हर चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया था। वंस अगेन आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई के लिए क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सब चीज़ें अवेलेबल हैं आप सभी को। एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, टॉपिक वाइज कवरेज भी मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी चीज़ें कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही में सिर्फ सीबीएसई नहीं, और भी स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, वो भी एक यूट्यूब चैनल पे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमारा ऐप और साथ में हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे तो फॉलो सब्सक्राइब सब करना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप,
टेलीग्राम, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ। होपफुली आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं। जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।